बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्या वाहिनी में। और इस चैनल पर हम लोग बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए कक्षा 8वीं और 7वीं के लिए कई वीडियोस अपलोड अब तक कर चुके हैं। और यह है कक्षा 8वां का इतिहास का दूसरा पार्ट, अंग्रेजी राज्य की स्थापना कैसे हुई भारत में। और इसके बारे में हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ा कि किस प्रकार अंग्रेज व्यापार करने भारत आते हैं और उसके बाद वह बंगाल पर कब्ज़ा जमा लेते हैं। और इसके बाद वह कई नीतियां बनाकर टीपू सुल्तान और निज़ामों को अपने कब्ज़े में कर लेते हैं, हैदराबाद के निज़ामों को। और हम अब आगे पढ़ेंगे कि अंग्रेज़ इन सब क्षेत्रों को जीतते हुए अब मराठा के साथ युद्ध करने लगते हैं और मराठा का क्षेत्र को कैसे वो अपने में मिलाते हैं। तो शुरू करते हैं अंग्रेज़ और मराठे। मराठे के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ चुके हैं। और 1761 ईस्वी में पानीपत की जब तीसरी लड़ाई हुई थी तो इसमें मराठे काफ़ी कमज़ोर हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी वे भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना शासन जमाए हुए थे। लेकिन मराठों में एक बहुत बड़ी कमी थी। यह कमी यह थी कि ये कई राजवंशों में बटे हुए थे। इनके अपने अंदर ही बहुत सारे छोटे छोटे ग्रुप्स थे। कुछ सिंधिया कहलाते थे, कुछ होलकर, कुछ गायकवाड़ और कुछ भोंसले। ये सब अलग अलग राजवंशों में बटकर अपना क्षेत्र जमाए हुए थे और आपस में युद्ध करते रहते थे। इनके बीच में आपसी कलह था। कंपनी के अधिकारियों और फौज ने मराठा प्रमुख की आपसी लड़ाइयों का फायदा उठाया। तो जब आपस में फूट होगा तो तीसरा तो फायदा उठाएगा ही। और कई लड़ाइयों के कारण मराठा कमज़ोर हो गए और अंत में 1817 से 19 के बीच में अंग्रेज़ और मराठों के बीच में युद्ध होता है और मराठे पूरी तरह पराजित हो जाते हैं और मराठों का क्षेत्र कंपनी के प्रभाव के अधीन हो जाता है। अब ये मराठों पर भी अपना कब्ज़ा जमा लेते हैं। अब मराठों पर कब्ज़ा जमाने के बाद यह पहुंचते हैं पंजाब, कंपनी और पंजाब। पंजाब में उस समय महाराजा रंजीत सिंह का शासन चल रहा था। 1799 से 1839 ईस्वी तक पंजाब, कश्मीर, आधुनिक हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों पर इनका शासन था। तो ये पंजाब के जो महाराजा रंजीत सिंह थे, ये भी बहुत बड़े भाग पर शासन करते थे। पंजाब है, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इन सब भागों पर इनका शासन चलता था। रंजीत सिंह के जीवन काल में उनका राज्य का विस्तार तो अंग्रेजों ने रोक दिया, परंतु ये अपने जीवन तक कभी भी अंग्रेजों को खुद पर हावी नहीं होने दिए। लेकिन रणजीत सिंह की जब मृत्यु हो जाती है तब पंजाब अस्थिर हो जाता है। वहाँ भी लड़ाइयाँ कमज़ोर हो जाते हैं, वहाँ भी लड़ाइयाँ होने लगती है। और इसका फ़ायदा उठाकर 1849 ईस्वी में कंपनी पंजाब को जीतने में सफल होती है। इस प्रकार युद्ध की नीति के द्वारा अंग्रेज़ों ने कई राज्यों को जीतने में सफलता प्राप्त कर ली। अब वह भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा चुके थे। अंग्रेज भारत के बहुत बड़े क्षेत्र पर अपना शासन कर रहे थे। अब वह इतने ताकतवर हो गए कि वह युद्ध के अलावा भी कई ऐसे नियम बनाने लगे जिससे वह आसानी से दूसरे क्षेत्र को अपने कब्जे में कर सकते थे। इसमें एक सबसे प्रमुख नीति जो उन्होंने अपनाई वह थी विलय नीति की। यह बहुत ही नामी नीति है। इस नीति में यह कहा गया था कि अगर कोई शासक का पुत्र नहीं होता तो उसका यदि कोई वंश नहीं होता तो वह राज्य कंपनी के नियंत्रण में चला जाएगा। ठीक है। और इस नीति के तहत 1848 से 1856 ईस्वी के बीच में भारत के कई नगरों को, कई राज्यों को अंग्रेजों ने अपने अंदर ले लिया इस विलय नीति के हवाला देकर कि आपका कोई वंशज नहीं है तो यह राज्य हमारा हो गया। इस प्रकार की नीति थी विलय नीति। ये लॉर्ड डलहौजी द्वारा बनाई गई थी। और इसमें सबसे पहले जिस राज्य को उन्होंने विलय नीति के द्वारा स्वयं में मिलाया वह था सतारा, उसके बाद सबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी। इन सब राज्यों को उसने विलय नीति के द्वारा बिना युद्ध किए ही अपने कब्जे में ले लिया।
आगे है कंपनी हुकूमत की स्थापना। तो हमने देखा कि धीरे धीरे भारत के अधिकांश क्षेत्र अंग्रेजों के नियंत्रण में जा चुका था। 1856 ईस्वी तक लगभग पूरा भारत ही अंग्रेजों के कंपनी के नियंत्रण में आ गया। 1600 में वह हमारे यहाँ व्यापार करने आए थे और वह 200 सालों में हमारे पूरे भारत देश पर कब्जा करने में सफल हो गए। आखिर इस सफलता का क्या कारण था? तो इस सफलता का सबसे पहला कारण आपसी कलह होता है। हम लोगों ने देखा था कि 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो कई नए राज्य स्वतंत्र हो गए। जब तक औरंगजेब थे उसने एक सूत्र में पूरे राज्य पर कब्जा जमाया हुआ था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद होता क्या है कि कोई वैसा भारत देश में शासक नहीं होता जो पूरे बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर सके। तो छोटे छोटे राज्यों का उदय हो जाता है और ये राज्य जो है तालमेल से नहीं चलते बल्कि आपसी लड़ाई करते रहते थे। हर राज्य दूसरे राज्य को हड़पने में लगा रहता था। एकता का बहुत ही अभाव था और इसके कारण कंपनी को यहाँ आने के बाद उसने ये स्थितियाँ देखी और उसका उसने जमकर फायदा उठाया। राजाओं को आपस में लड़वाया और उनको लोभ देकर कि हम आपको सैनिक देंगे और आप हमें अपना यह व्यवस्था दीजिए, फ्री में हमें ट्रेड करने दीजिए, फ्री में हमें व्यवसाय करने दीजिए और इस प्रकार वह हम पर हावी होने लगे। ये पूरी कहानी हमने इस चैप्टर में देखी। दूसरी बात यह थी कि कंपनी की जो सेना थी वह भारतीयों सेना से बेहतर तोप और बंदूकें रखती थी। उनके पास ऐसे ऐसे औजार थे, ऐसे ऐसी बंदूकें थी जो भारतीयों के पास नहीं थी। भारतीय सैनिकों की तुलना में वे नियमित रूप से अभ्यास भी करते थे। ठीक है, भारतीय सैनिकों की तुलना में बहुत ज़्यादा अनुशासित थे और उन्हें वेतन मिलता था। ठीक है, और यही सब के कारण वहाँ के जो सैनिक थे वो बहुत कुशल थे और भारत के बहुत बड़े सैनिकों को भी वो आसानी से हरा सकते थे। इसके अलावा भी कई ऐसे कारण हैं जो अंग्रेज़ों को भारत में शासन करने में मदद किया। अब देखिए, हमने देखा कि किन कारणों से अंग्रेज भारत में आसानी से शासन करने लगे। अब है अपना लाभ सर्वोपरि। अंग्रेजों की एक नीति थी कि उन्हें अपना लाभ सबसे प्यारा था। हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी में हम लोग देश में व्यापार ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे यहाँ व्यापार करने आई थी, लेकिन उन्होंने हमारी देश की आंतरिक कमजोरियों का फायदा उठाया और अपने आप को एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर लिया। यहाँ के आर्थिक संसाधनों का लाभ उठाया। हमारे ही देश की अर्थव्यवस्था पैसों से वो पैसा कमाए और हमारे देश के शासक बन गए। इस देश का शासक बनने के बाद इन लोगों ने क्या किया? देश की वस्तुओं के उत्पादन और मुनाफे को कंपनी अपने ज़रूरत और लाभ के अनुसार तय करने लगी। यहाँ की जनता के फायदे से उन्हें कोई मतलब नहीं रह गया। सबसे पहले वे क्या करते थे, जब यहाँ आए थे तो भारत में बना कपड़ा अपने देश में बेचते थे। इससे हमारे देश के भी व्यापार का बढ़ोतरी होती थी। लेकिन आगे चलकर उन्होंने क्या किया, जब वहाँ कारखाने खुल गए तो वह हमारे देश के कपड़े ले जाना उन्होंने बंद कर दिया और हमारा सारा उद्योग चौपट हो गया। बल्कि वो हमारे यहाँ से कपास खरीद के ले जाते थे और वहाँ अपने देश में कपड़ा बनाकर और फिर उसे लाकर हमारे देश में बेचते थे और इस प्रकार वे डबल मुनाफा कमाते थे। इसके अलावा वह ऐसी चीज़ें यहाँ उगवाते थे जिनसे उन्हें लाभ हो, जैसे नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय। भारत के लोग चाय नहीं पीते थे, परंतु अंग्रेज़ों ने अपने फायदे के लिए यहाँ चाय उगवाना शुरू किया। इसके अलावा कंपनी कारीगरों से ज़ोर ज़बरदस्ती में बहुत ही कम कीमतों में सामान खरीदती थी, जिसके कारण इनकी स्थिति बद से बदतर होती चली गई। कारीगर गांव छोड़कर भागने लगे। कंपनी किसानों से भी ज़्यादा लगान वसूल करती थी और हमारा बहुत बड़ा हिस्सा जो किसानों का था, कारीगरों का था, उन सब का इन्होंने दोहन किया, शोषण किया। यह सब किस प्रकार हुआ, यह हम धीरे धीरे अगले पाठों में पढ़ेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और अगले वीडियो में हम इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर
बनाकर लाएंगे आपके लिए। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा बच्चों।